किसी भी राज्य का बजट हो या देश का बजट हो, पहला रिएक्शन जो आता है वो चैम्बर के प्रतिनिधियों की तरफ से आता है और उनका सुझाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। और शायद यही वजह है कि ये बजट बिंदास से कहा जा रहा है, क्योंकि चैम्बर ने जो सुझाव दिया था झारखंड के बजट में उसे शामिल किया गया है। और तमाम मसलों को समझने के लिए हमारे साथ खुद चैम्बर के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन जी मौजूद है। प्रवीण जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। प्रवीण जी, जो हमने नाम दिया है इस खबर को कि यह बजट बिंदास है, आप लोगों का आकलन कहता है कि यह बजट बिंदास है क्योंकि आप लोगों ने सुझाव दिया था या मांगा गया था और उसे शामिल किया गया है। क्या परिणाम देखने, क्या रिजल्ट्स होंगे आने वाले समय में इसके? देखिए, बजट 21-22 झारखंड का जो आया है उसके अंदर में बैलेंस अप्रोच रखने की कोशिश की गई है। हम लोगों ने जैसे देखा कि हेल्थ सेक्टर में, रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इंडस्ट्री पार्ट के अंदर में भी सारी चीज़ों को समाहित करते हुए एक बैलेंस अप्रोच रखने की कोशिश की गई है। इसमें रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जैसे कि और उसके साथ में मनरेगा का मानदेय भी बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर लोगों को एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर में और उनको एक कैश रिच बनाने की कोशिश की गई है, सो दैट की डिमांड क्रिएशन हो। हम लोगों का कुछ सुझाव जो पर्यटन नीति के ऊपर में थे, जो हम लोगों ने दिए थे। हम लोगों ने माननीय वित्त मंत्री जी से भी मुलाकात की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की थी। पर्यटन झारखंड में एक बहुत बड़ा उद्योग का रूप ले सकता है, चूंकि झारखंड 30% एरिया, जैसे कि आप देखें, फॉरेस्ट के रूप में है। इको टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पे, रिलीजियस टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ नेशनल पार्क जैसे बेतला, नेतरहाट जैसे एरिया के अंदर में हम लोग काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसी के लिए हम लोगों ने सुझाव दिए थे कि पीपीपी मोड पे ऐसी जगहों को डेवलप किया जाना चाहिए। इन्वेस्टर्स को आप बुलाएं, और हम लोगों को इसके अंदर में एक बोला गया था कि भाई हम लोग इसके अंदर एकदम फ्लेक्सिबल रहेंगे, और आप लोगों के पास में भी अगर कोई नीति हो या अगर कोई इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि उसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमें इस बात की खुशी है। माइनिंग कॉरिडोर की जो बात कही गई है बजट के अंदर में पहली बार, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हम लोगों ने मांग की थी कि बड़े शहरों के आसपास रिंग रोड का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं शहरों के अंदर में जो जाम की स्थिति और नो एंट्री का एक बड़े शहरों के अंदर में जो मसला है, वो ये रिंग रोड बनने से हल होगा। और बड़ी गाड़ियां जो कि एक नो एंट्री की वजह से उनका आवागमन बाधित होता है, तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक गतिविधियां भी उससे तेज होंगी। फ्लाईओवर्स का निर्माण के लिए भी इस बजट के अंदर में प्रावधान किया गया, हालांकि वो नाकाफ़ी है। अभी आज के डेट में हम लोग अगर रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे शहरों को देखें तो बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर्स की यहाँ पे मांग है। लेकिन चूंकि बजट का अपना एक आकार है, कोविड पेंडेमिक सिचुएशन के बाद में एलोकेशंस किया गया है हर सेक्टर के अंदर में। कुछ कुछ सेक्टर्स में हम लोगों का मानना है कि जैसे कुछ सेक्टर्स को सिर्फ छूने की कोशिश की गई है। जैसे एक प्रस्ताव आया कि हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस को बढ़ावा देंगे और 5 करोड़ रुपया का बजट दिया गया है। ये कुछ बात समझ में नहीं आती है कि एक इलेक्ट्रिक बसों के इसके अंदर में आप जो एक इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, 5 करोड़ रुपया का बजट उसके अंदर में कैसे सहायक होगा। तो कुछ कुछ चीज़ों को छूने की भी कोशिश की गई है। चलिए, कहीं से भी शुरुआत होगी, अच्छी है। उद्योगों के मामलों में कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने सुझाव दिए थे, लेकिन वो इस बजट में हम लोग को देखने को नहीं मिली। ईज ऑफ डूइंग, ये यहाँ पर रोकेंगे आपको, क्योंकि यहाँ से मेरा एक सवाल बन रहा है कि जिस तरह से कोरोना काल में जो छोटे व्यवसायी हैं या फिर मझले व्यवसायी हैं, उनकी कमर टूट गई, पूरी तरह से कमर टूट गई। क्या उनको वापस उन उद्योगों में जान फूंकने के लिए इस बजट में कुछ प्रावधान किए गए, आप देख पा रहे हैं? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री सेक्टर को कहीं ना कहीं कुछ नए उद्योगों की बात की गई है। जैसे दुग्ध उत्पादन में हमारा झारखंड जो है वो आगे है, तो कहीं ना कहीं डेयरी और डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए रांची, जमशेदपुर और अन्य शहरों के अंदर में उद्योग लगाने की बात कही गई है। लेकिन हमारा वही कहना है कि स्टार्टअप्स, जो छोटे स्टार्टअप्स हैं और एमएसएमईज हैं, हम लोगों ने एक सुझाव दिया था कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट वाइज
ऐसे छोटे उद्यमियों के लिए एक अलग अलग से लैंड बैंक का प्रावधान होना चाहिए, सो दैट कि उनको भी अपना सेटअप लगाने के अंदर में सुविधा हो। तो इस क्षेत्र में ध्यान नहीं देना हम लोगों के लिए एक चिंतनीय बात है। दूसरा, झारखंड के अंदर में देखिए, किसी भी राज्य के अंदर में औद्योगिकरण जब तक आप बढ़ावा नहीं देंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो फार्मिंग के ऊपर में इतना डिपेंडेंट रहेगा कि उस क्षेत्र के ऊपर में लोड बहुत रहेगा। तो औद्योगिकरण की तरफ हमको जाना पड़ेगा। वेजिटेबल्स का आज हमारे पास उत्पादन झारखंड में बहुत है, लेकिन उनसे रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, बड़े यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। हालांकि इस बजट में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्मॉल स्केल पे बात कही गई है, अच्छी बात है वो, लेकिन बड़े उद्योगों की भी यहाँ पे आवश्यकता है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम लोग अच्छा कर सकते हैं। हम लोगों ने एक सुझाव इस बजट के अंदर में दिया था कि अभी केंद्र के बजट में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स जो है वो केंद्र सरकार ने दिए हैं, तो क्यों नहीं एक मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जो है हम लोग झारखंड में किसी भी एरिया में लेके आए। और बेसिकली मुझे लगता है कि संथाल परगना एरिया जो है वो इस मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क के लिए बहुत सूट करता है। और हमारी 2016 की जो टेक्सटाइल पॉलिसी थी उसमें भी देवघर एरिया में एक टेक्सटाइल पार्क का जिक्र है। तो अगर यहाँ की सरकार प्रयास करके एक ऐसा पार्क यहाँ पे आए तो हम लोग निश्चित तौर पे टेक्सटाइल के रूप में उसको एक हब बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश अभी गारमेंट एक्सपोर्ट का एक हब बना हुआ है। अगर एक स्टडी की माने तो आज यूएस के अंदर में अगर एक फैक्ट्री में शर्ट की लेबर कॉस्ट 500 रुपए, हमारे इंडिया के अंदर में 50 रुपए, तो बांग्लादेश में वो 22 रुपए है। तो ये सस्ते लेबर जो है संथाल एरिया से ही जो है बांग्लादेश में काफ़ी जा रहे हैं। तो जब हमारे पास लेबर है तो क्यों वो प्रवासी हों, उनको हम ऐसी व्यवस्थाएं दें कि वो बाहर जाने को मजबूर ही नहीं हो, और हमारा राज्य इतना समृद्ध हो औद्योगिक रूप से कि हम सबको एम्प्लॉयमेंट दे सकें और एक सर्वांगीण विकास की ओर हम लोग झारखंड को ले जा सकें। जाहिर तौर पर सबको मिलकर प्रयास करना है। जिस तरह से जो बातें आ रही थी प्रवीण जी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष फोकस है, कृषि को लेकर, किसानों को लेकर, चाहे वो सिंचाई योजनाओं की बात की जाए या फिर डेयरी फार्मिंग की बात की जाए, कृषि और पशुपालन को लेकर अगर मैं गलत नहीं हुआ आंकड़ों में तो 18,653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कृषि और ग्रामीण इलाकों पर ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए ज्यादा केंद्रित और फोकस किया गया है इस बजट में। क्या प्रभाव आप देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भारत देश किसानों का देश है, तो अगर किसान मजबूत होंगे, सशक्त उनके हाथ होंगे, तो विकास किस रूप में झारखंड में देखने को मिलेगा आने वाले कल में? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि बजट के अंदर में कृषि को लेकर के एक बहुत बड़ा बजटीय प्रावधान किया गया है, और निश्चित तौर पे ये सिंचाई की जो व्यवस्थाएं कही गई हैं और जो एक किसानों के लिए जो सर्विस सेंटर बनाने की बात कही गई है, अच्छे क्वालिटी के उनको जो बीज देने की बात कही गई है, अगर ये सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के अंदर में हम लोग बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा कि कृषि क्षेत्र के अंदर में उनसे रिलेटेड जो सेवाएं हैं उनका हमें विकास करना होगा। जैसे कोल्ड स्टोरेज, डिस्ट्रिक्ट वाइज हर क्षेत्र के अंदर में किसानों के लिए उनकी उत्पाद को बचा के रखने के लिए लॉन्ग टर्म, चूंकि ऐसे तो वेजिटेबल्स कैश क्रॉप है, लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा कि आज ही हो सकता है कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के अंदर में हम अपनी क्रॉप को नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि मार्केट कभी बहुत डाउन होता है, डिमांड नहीं होती है। तो वैसी स्थिति के अंदर में अगर हम लोग कोल्ड स्टोरेज की एक व्यवस्था बनाएं, हालांकि बजट के अंदर में इस बार कहा गया है, पूर्व के बजट में भी ये कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान था, लेकिन झारखंड में अभी कहीं देखने को नहीं मिला। मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे यूपी के अंदर में पोटैटो को वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया है, और आज उसका बिजनेस जो हमारा झारखंड पहले वेस्ट बंगाल पे डिपेंडेंट था, मैं आपको बताऊं आज पोटैटो का मैक्सिमम बिजनेस उत्तर प्रदेश से झारखंड में होने लगा है। गवर्नमेंट ने वहाँ वैसी व्यवस्थाएं दी, वो हमेशा नई वैरायटी के पोटैटोज को डेवलप करने के लिए अपनी तरफ से जो टेक्निकल सेंटर्स होते हैं वहाँ से सहायता प्रोवाइड करते हैं। नंबर ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस वहाँ पे हैं, तो उनके पास जब होल्डिंग कैपेसिटी होगी किसानों के पास में, तो वो अपने उत्पादित वस्तु का अच्छा मूल्य ले पाएंगे, क्योंकि पेरिसेबल गुड्स होते हैं।
अब उनके सामने एक समस्या, विगत दिनों आपने देखा होगा कि टमाटर 1 रुपए 1.5 रुपए किलो हो गया, उसको फेंकना पड़ रहा है। तो अगर वैसे स्टोरेजेज की व्यवस्था है तो वो उसको होल्ड कर पाएंगे। दूसरा, उसी को लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि अगर उससे रिलेटेड कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे अगर 2-4 आ जाएं तो उनको उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा और क्यों उन्हें फेंकना पड़ेगा। तो ये एक तरफ हम अगर किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और पता चलेगा कि उसके बाद में उसको उसके उत्पाद का अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है और उसे फेंकना पड़ रहा है, तो ये जो हमारी की गई मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। इसलिए अगर किसी भी क्षेत्र को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं तो उसके साथ में उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, औद्योगिक रूप में उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उन दोनों को मिला के हम लोगों को चलना पड़ेगा। और अगर उस तरीके की व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे तो निश्चित तौर पे ये एग्रीकल्चर बजट के ऊपर में जो प्रावधान किए गए हैं ये बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने वाला होगा। जाहिर तौर पर प्रवीण जी, बहुत प्रैक्टिकल बातें आपने कही और रखी हैं कि सरकार ने बताया है कि किस क्षेत्र में कैसे खर्च किया जाएगा, मगर उसके फायदे क्या होंगे, लॉन्ग टर्म में क्या फायदे होंगे, क्या नफा नुकसान होंगे, इसको बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया। उम्मीद की जानी चाहिए कि बजट से पहले जिस तरह से सरकार ने सुझाव लिया था चैम्बर का, वैसे ही लगातार आप लोगों के संपर्क में रहे, आप लोग भी संपर्क में रहे और सुझाव लगातार सरकार को देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपने बेशकीमती वक्त हमें दिया, आपका बेहद शुक्रिया। तो प्रवीण कुमार जैन जी थे चैम्बर के अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि बजट में किस तरह से जो सुझाव दिए गए थे उसको इम्प्लीमेंट किया गया है और आगे किस तरह से सरकार अगर बढ़ती है तो किसानों के साथ साथ व्यवसायी और हर वर्ग को छुआ जा सकता है।